हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस के पीवाईक्यू, उसी सीरीज में जो है ये हमारी नई वीडियो आई। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इसमें से आपको बताना है पारिस्थितिकी पिरामिड एवं प्रकार इनमें से कौन सा है। तो नंबर पिरामिड और बायोमास पिरामिड, तो इनमें से कौन सा है ये बताना है आपको। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स में अगर आप जानते हो तो तीन तरीके के पिरामिड्स होते हैं। कौन कौन से पिरामिड्स होते हैं? एक नंबर पिरामिड होता है, एक बायोमास पिरामिड होता है और एक एनर्जी पिरामिड होता है। अब इसमें जो है एनर्जी पिरामिड जो होता है हमारा, एनर्जी पिरामिड हमेशा किस तरीके का होता है? वो सीधा बनता है। और जो हमारे दो पिरामिड हैं, बायोमास पिरामिड और नंबर पिरामिड, इन्हें जो है हम उल्टा भी बना सकते हैं और सीधा भी, दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन हम देखें तो बायोमास पिरामिड, जो नंबर पिरामिड, जो दोनों ही हमारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी। पारिस्थितिक पिरामिड का जो प्रकार है वो दोनों ही हैं, संख्या पिरामिड और बायोमास पिरामिड। और थर्ड कौन सा होता है? ऊर्जा पिरामिड। तो तीनों ही ये पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है किस पे बेस्ड है? मेजर्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट पे जो है ये बेस्ड है? पहला ऑप्शन है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो दोनों में से किस पे डिपेंड है? इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे। अगर आप देखें तो दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल सही हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दोनों ही ऑप्शन हमारे कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? कौन सी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे? दोनों ही कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्टोनिक ड्रिफ्ट और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और सेकंड है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब ये हमारी जो है प्लेट्स हैं, जो अर्थ के ऊपर ये सारी प्लेट्स हैं। इसमें जो है इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है, अरेबिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सारी क्या है? हमारी प्लेट्स हैं, जिसके ऊपर जो है ये सारे महाद्वीप हैं। ये सारी प्लेट्स इसमें दिखाई गई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जोन ऑफ लो वेलोसिटी। तो इनमें से निम्न वेग का क्षेत्र कौन सा है, आपको ये बताना है। अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और इनर कोर। तो पहले आइए हम जानते हैं कि ये जो लेयर है अर्थ की, इनको जानते हैं। तो इसमें जो है आपको दिया हुआ है, ये जो है अपर, जो अर्थ को वर्टिकली जो है कट करके दिखाया हुआ है कि अर्थ जो है किस तरीके से दिखेगी। इसमें जो है तीन पार्ट में जो है ये डिवाइड करते हैं हम। एक जो है तीन लेयर में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो तीनों लेयर हैं इनको भी दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर भी अपर कोर और लोअर कोर। अब इन दोनों के बीच से जो है बीच वाली जो लेयर है उसको जो है डिस्कंटिन्यूटी, ये कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी कहाँ होती है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इन दोनों के बीच में ये जो लेयर है इसको बोल रहे हैं हम मोहोक डिस्कंटिन्यूटी। अपर मेंटल, लोअर मेंटल के बीच में रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। ये जो है आपकी अर्थ जो है उसको वर्टिकली जो शो किया हुआ है, उसकी जो लेयर्स हैं, उसके लेयर्स के बीच में जो एक लेयर है, ये जो ये ज्वाइन कर रही है इन अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को, इन्हीं के ही ये नाम दिए हुए हैं। तो आइए अब जो है हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पूछा था निम्न वेग वाला, तो इसमें है अपर मेंटल जो है आपका निम्न वेग वाला,
क्षेत्र, ऊपरी मेंटल जो है निम्न वेग वाला क्षेत्र है। क्यों है ये? ऊपरी मेंटल जो है 100 से 200 किलोमीटर की जो गहराई में भूकंपीय लहरें की गति जो है मंद होती है यहाँ पे, जिसे जो है निम्न गति या क्या कहा जाता है, निम्न गति का मंडल कहा जाता है इसे। और ये जो है दुर्बल, इसे क्या कहा जाता है, दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। और यही जो है हम जो जिन लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, ये उसी लेयर के बारे में बताया है कि जो अपर मेंटल है और लोअर क्रस्ट है उसके बीच के लेयर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें से बताना है आपको कि समुद्री जल के घनत्व को कौन इसमें से नियंत्रित नहीं करता है। एरिया, सैलिनिटी, प्रेशर या टेम्परेचर, क्षेत्र, लवणता, दबाव या तापमान। अगर हम इन पे बात करें तो आपकी जो ये तीन जो फैक्टर हैं, ये तीनों ही जो हैं आपके जो जल है उसके घनत्व को नियंत्रित करते हैं। पर एरिया जो है डिसाइड नहीं करता कि जल का घनत्व जो है बढ़ेगा या घटेगा। अब सैलिनिटी और प्रेशर और टेम्परेचर पर बात करते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये जो दोनों फैक्टर हैं सैलिनिटी और प्रेशर, इन दोनों के बढ़ने के साथ जो है, इन दोनों के ये दोनों बढ़ेंगे तो जो आपका वाटर है, सी वाटर है, उसकी डेंसिटी जो है इसके साथ बढ़ जाएगी। और ये अगर डाउन होंगे, ये घटेंगे तो इन्हीं के साथ ही जो है वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये हमारे तीनों फैक्टर बिल्कुल सही हैं, और ये जो एरिया है इस पर डिपेंड नहीं होता। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फासिस्ट डिक्टेटरशिप इन इटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इटली में जो फांसीवादी था उसके संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले राज्य की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया गया। दूसरा है, जर्मनी की तुलना में सैन्य उत्पादन में निवेश बहुत अधिक था। तीसरा है, यहूदियों का उत्पीड़न फांसीवाद की दमनकारी विशेषता नहीं थी। अगर इन तीनों पे हम बात करें तो पहला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बात की है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले किसकी बात की जाएगी, सार्वजनिक सुरक्षा। तो यही जो फांसीवाद की जो है ये एक विशेषता रही, यहाँ पे जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया गया, सार्वजनिक सुरक्षा कानून जो है लागू किए गए और राज्य को सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, जर्मनी की तुलना में सैन्य उत्पादन। तो जर्मनी की तुलना में सैन्य उत्पादन पर बहुत अधिक निवेश किया क्या इटली ने, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि जर्मनी ने ज्यादा किया। यहूदियों का उत्पीड़न फांसीवाद की दमनकारी विशेषता नहीं थी, ये जो नहीं लिखा है थी, ये विशेषता क्या थी, यहूदियों का जो यहाँ पर भी उत्पीड़न हुआ। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर इसी के बारे में दिया हुआ है हमारा, इन विच ईयर यूएन यानी यूनाइटेड नेशन जो है बना। हमारा जो संयुक्त संघ है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है, किस वर्ष में होती है, आपको बताना है। और आप जो है कमेंट बॉक्स में उसकी डेट भी बताएंगे कि किस डेट में जो है इसकी स्थापना हुई। ईयर बताएं पहले। ईयर जो है डायरेक्ट आपको पता है 1945। अब डेट क्या थी, वो डेट थी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को जो है इसकी स्थापना होती है। उस समय कितने मेंबर थे इसमें जिन्होंने इस पे साइन किए, इसमें थे 51 मेंबर्स थे। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं, प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं इसके, प्रेजेंट में बताइए कितने मेंबर्स हैं। प्रेजेंट में मेंबर्स हैं 193। अब एक और क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि जो लास्ट जो कंट्री है ये 193rd जो है ये कंट्री कौन सी थी, ये है साउथ सूडान। साउथ सूडान जो है ये कंट्री है जो सबसे लास्ट में ऐड हुई संयुक्त राष्ट्र में। इसी के बारे में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि इंडिया कब बनता है इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मेंबर कब बनता है। तो इंडिया जो है जिस दिन इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर को, इसी के ही 6 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को इंडिया भी जो है इसका मेंबर बनता है। 30 अक्टूबर 1945 कौन बना इसका मेंबर,
इंडिया, इंडिया भी इसका मेंबर बनता है। तो ये हुआ हमारा यूनाइटेड नेशंस के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम चार्ल्स फूरियर। चार्ल्स फूरियर और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंट साइमन। अब इन दोनों की बात करें तो इसमें पूछा है कि किस चीज के जो है अग्रदूत रहे, यानी कि किसको फॉलो करते थे। तो अगर हम दोनों की बात करें तो ये एक जो है सोशलिस्ट थे, यानी समाजवादी थे। दोनों ही कहाँ से जो है लिंक कर रहे हैं, कहाँ से थे, दोनों ही फ्रांस से थे। तो दोनों ही ये फ्रांस से हैं और क्या है, समाजवादी थे। तो किससे रिलेट करेंगे, सोशलिज्म यानी समाजवाद। ये जो है चार्ल्स फूरियर है और ये सेंट साइमन। Which of the following statement is correct regarding parallel of latitudes? अब यहाँ पर आपको बताना है अक्षांश से संबंधित इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है अक्षांश की सभी समानांतर रेखाएं जो हैं पूर्व पश्चिम की ओर चलती हैं। पहले आइए जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो ये जो लेटी हुई लाइंस होती हैं इन्हें इंग्लिश में बोल रहे हैं हम लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड, और इन्हीं को ही हम अक्षांश भी बोलते हैं, अक्षांश के नाम से जानते हैं। और ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं इन्हें बोल रहे हैं हम लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड को किस नाम से जानते हैं हम, देशांतर, देशांतर रेखाएं। पहले हमें ये जानना जरूरी था कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में पहला ऑप्शन अगर देख रहे हैं आप, तो पहला दिया हुआ है कि पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर ही है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाता है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन है अक्षांश के समानांतर पृथ्वी की सतह पर छोटे वृत्त। तो अगर आप देखें तो ये जो है वृत्त बन रहे हैं, यहाँ पर ये वृत्त ही बन रहे हैं। ये क्योंकि ये यहां से जाने के बाद इस तरीके से पूरी अर्थ पे जो है हमने लाइन खींची हुई है। ये क्योंकि लाइन जो है अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ हम जो है काल्पनिक रेखाएं बनाई हुई है हमने, तो सर्कल ही में है। और यहाँ पर यही बोला है कि छोटे वृत्त होते हैं, तो ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन है उन्हें 0 से 180 डिग्री। तो ये एक ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यानी कि थर्ड हमारा ऑप्शन नहीं है। तो पहला दूसरा ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, पहला दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी के अंदर। अब आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि अक्षांश रेखाएं, आप बताएंगे कि कितनी जो है टोटल अक्षांश रेखा हैं और कितनी जो है देशांतर रेखाएं हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है the transfer of heat energy through the movement of a mass of substance from one place to another place is called। किसी पदार्थ के द्रव्यमान के स्थान से एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जो ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो ये जो 4 टर्म दी हुई हैं आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि 4 टर्म में होता क्या है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे जो है क्या हो रहा है, पानी जो है गर्म हो रहा है, ठीक। तो अब इन तीनों को क्या क्या कहते हैं, जैसे कंडक्शन, पहला वर्ड है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हो रहा है, यहां से हम हीट जो ये जो सतह है, ये हीट जो हो रही है, इसके जो पार्टिकल्स हैं जो गर्म हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू जो है ये वाली सतह भी गर्म हो रही है इससे, तो ये कंडक्शन हुआ। रेडिएशन जो रेडिएट जो एनर्जी रेडिएट हो रही है यहाँ से, वो रेडिएशन हुआ। और कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये जो पानी की जो बूंद है, जो लिक्विड है, कन्वेक्शन में क्या होता है, जो लिक्विड, यहाँ पे हम देखें तो कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड। तो ये जो है किसमें हो रहा है, द्रव्य में होता है, द्रव में होता है, फ्लूइड में होता है, कि इसमें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, ये कन्वेक्शन हुआ। कंडक्शन क्या हुआ, कंडक्शन में हो रहा है द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। अब आप जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो कुकर होता है या कोई भी जो है आप भगोना या कुकर होते हैं इस तरीके के, तो इसमें अगर ये मेटल का बना हो, यहाँ पर आपका जो है
ये मेटल का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन के, अगर ये मेटल का होगा तो कंडक्शन के थ्रू ये जो हीट है यहाँ से ट्रांसफर सब्सटेंस में हो जाएगी और ये भी गर्म हो सकता है और इससे आपका हाथ जल सकता है। तो ये किस पर जो कौन सा साइंटिफिक जो टर्म होगी इसके लिए? कंडक्शन। रेडिएशन, ये जो यहाँ से हम इसको जो है फायर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रेडिएशन के थ्रू जो है इसको हीट कर रही है यहाँ पर। तो एनर्जी दैट इज रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज, और जो है वेव्स के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसे रेडिएशन बोल रहे हैं। एक लास्ट टर्म थी इसमें, कंडेंसेशन। अब जो बारिश होती है आपकी, उसमें पानी है, यहाँ पर सरफेस वाटर है, ये इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन के बाद जो है आपके बादल फॉर्म हुए, क्लाउड्स फॉर्म हुए, और क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद जो है ये जो क्लाउड्स हैं ये ठंडे होने के बाद जो है वापस से बूंद जो आपकी बारिश के रूप में नीचे जमीन पर आ जाते हैं। यही कंडेंसेशन प्रोसेस है कि जो गैस से लिक्विड में चेंज होना। गैस से किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में। गैस से लिक्विड में चेंज होना ही क्या कहलाता है? हमारा कंडेंसेशन। तो हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था? इसमें पूछा था द्रव्यमान, और हम इसमें बात कर चुके हैं कन्वेक्शन में ही होता है फ्लूइड। ट्रांसफर ऑफ हीट जो है फ्लूइड में जो ट्रांसफर होती है हीट, वो कौन सा जो प्रोसेस कहलाता है? कन्वेक्शन। तो यहाँ पर कन्वेक्शन यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो अभी हमने ये चारों टर्म जानी, आप याद रखेंगे आगे एग्जाम के लिए, क्योंकि एक टर्म पूछ ली गई है पर और भी टर्म पूछी जा सकती है इनमें से। 10th क्वेश्चन है हमारा, वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनमें से जो है कौन है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि जो है हमारी निजी संपत्ति के खिलाफ है? कौन खिलाफ होगा इसमें? समाजवादी होंगे या व्यवसायी होंगे? व्यवसायी क्या करते हैं? व्यवसायी को तो व्यवसाय करना है अपना, जो मर्चेंट्स हैं उनको क्या करना होगा? व्यवसाय करना है। तो वो क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो बिल्कुल खिलाफ नहीं होंगे। समाजवादी बिल्कुल खिलाफ होंगे। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाता है, और ऑप्शन 1 हमें दिख रहा है हमारे बी ऑप्शन में। तो समाजवादी जो है निजी संपत्ति के खिलाफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडिया ट्रॉपिकल मोस्ट डेडियस फॉरेस्ट। मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं भारत में, उनकी विशेषताएं आपको देखनी है कि इनमें से कौन कौन सी विशेषता हैं। पहला दिया है औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से अधिक। पहला, सागौन यहाँ की जो है प्रमुख जो है एक जनजाति है, इनमें से एक है जनजातियों में से, प्रजातियों में सॉरी। वे प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी जो भाग हैं हमारे, वहां पाए जाते हैं क्या? भारत के। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा करेक्ट होगा? पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए 3 पॉइंट हैं। भारतीय उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है, यहाँ पे वर्षा कितनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और ये कौन कौन से राज्यों में मिल रहा है हमारा? पहला ऑप्शन जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे 250 सेंटीमीटर वर्षा की बात की गई है, और बात हो रही है वहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा की। 100 से 200 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं होता हमारा, इनकरेक्ट हो गया। ये कहाँ पाया जाता है? पूर्वी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमाचल के गिरिपथ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, और ओडिशा के कुछ भागों में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल बात सही हो जाती है हमारी कि ये जो है उत्तर पूर्वी भागों में पाया जाता है। अब इनकी जो है प्रजातियों में से देख लेते हैं कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है यहाँ पे। सागवान पाई जाती है, साल, शीशम, हर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये सभी प्रजातियां हैं इसकी। तो इन प्रजातियों में जो है सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे सागवान भी एक प्रमुख जनजाति है, प्रजाति सेकंड हमारा। तो सेकंड और थर्ड हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हमारा छोटा नागपुर जो पठार है उसके बारे में दिया हुआ है कि ये जो है कौन से राज्य में जो है नहीं है, इनमें से आपको बताना है। मध्य प्रदेश में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, ओडिशा में नहीं है, और झारखंड में। ये ऑप्शन जो है चेंज हो गए हैं इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश में करेक्ट लिखा है, हिंदी में जो है ऊपर नीचे हो गए हैं ऑप्शन।
तो आप बताइए इनमें से कौन से राज्य में नहीं है। अगर हम मैप देखें तो ये हमारे मालवा का पठार है, ये जो है आपका दक्कन का पठार है जो यहाँ पे, और छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है हमारा भारत के इस क्षेत्र में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश, अगर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं मध्य प्रदेश यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है नहीं, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश से ये संबंधित नहीं है, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। और तीनों राज्य जो दिए हुए हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन तीनों ही राज्यों से में ये पाया जाता है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की चोटी है। और कितने मीटर है ये? 1366 मीटर ऊंची। 13 क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर? इसमें से आपको बताना है कि पेपर के उत्पादन में तीसरे नंबर पर भारत के अंदर कौन सा राज्य आता है। पहला ऑप्शन गुजरात, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड महाराष्ट्र और फोर्थ तमिलनाडु। 4 ऑप्शन में से बताइए आप कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे ऑप्शन के बात कर चुके हैं, तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल हमारा थर्ड नंबर पे आता है, किसमें? कागज के उत्पादन में प्रोड्यूस। तो पश्चिम बंगाल थर्ड नंबर पे है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष पे है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो है अग्रणी राज्य हैं। और भारत जो है वो किस कागज के उत्पादन में 10वें नंबर पे आता है। और वहीं जो है विश्व में जो है यूएसए, ब्राजील और चीन जो है ये अग्रणी देश हैं जिसमें जो है कागज का उत्पादन किया जाता है। अब आपको बताना है जम्मू ग्लेशियर जो है किस राज्य में है। जम्मू ग्लेशियर किस राज्य में है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 4 ऑप्शन देखिए, बताइए आप किस राज्य में है। तो जम्मू जो ग्लेशियर है आपका, ये सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में है ये जम्मू ग्लेशियर। सिक्किम जो है भारत का जो ये वाला पार्ट है सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम है और इसके अंदर जो है जम्मू ग्लेशियर पाया जाता है। जम्मू ग्लेशियर जो है सिक्किम के अंदर है और ये इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपको बताना नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपकी किस नदी पर बनाया गया है। पहला है ब्राह्मणी, फिर पेनार, महानदी और कृष्णा। कौन सी नदी पर बनाया गया है आपका नागार्जुन सागर बांध? कृष्णा। तो इसमें से जो है जो हमारी कृष्णा नदी है इसी के ऊपर जो है बनाया गया है। ये मैप दिया हुआ है। यहाँ पर जो नागार्जुन सागर बांध है आपका तेलंगाना के अंदर आता है और इसमें भीमा, ये भीमा नदी है, भीमा। ये कृष्णा नदी है, कृष्णा। और ये तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा नदी है यहां से, और यहाँ पर आकर जो हम मिलती हैं ये, और यहाँ पर जो है नागार्जुन सागर बांध ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है 16, अ रोड टनल कॉल्ड जवाहर टनल जो है, जवाहर सुरंग जो है आपके कौन से जो है सुरंग दर्रे में आती है, आपको बताना है। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग जो है किस दर्रे में आती है। 4 ऑप्शन है, शिपकिला दर्रा, चांगला दर्रा, बनिहाल दर्रा और पेंसिला दर्रा। बताइए किस जो है दर्रे के अंदर आता है जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे के अंदर आता है। जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे के अंदर आता है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.85 किलोमीटर है इसकी जो लंबाई है। 17वां क्वेश्चन है, एज पर द 2011 सेंसस विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट। आपको बताना है जनसंख्या में सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या है।
उसकी बताना है। असम है, सिक्किम है, झारखंड है या अरुणाचल प्रदेश है। तो इसके अंतर्गत कौन सा राज्य आता है बताइए। तो यहां पर जो है हमारा सिक्किम है, ऑप्शन बी। तो जनगणना के अनुसार यहाँ पर सबसे कम आबादी वाला राज्य है ये। और यहाँ की आबादी कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार 6,10,577। लिंगानुपात की बात करें तो 890 है लिंगानुपात, सेक्स रेशो। और जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे 86। साक्षरता की बात करें तो 81.4% है यहाँ की। और दशकीय वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर 12.89% जो है यहाँ की दशकीय वृद्धि है। सिक्किम जो कि हमारे ये यहाँ पर आता है, इसके लेफ्ट में जो है नेपाल है, ऊपर चाइना और राइट में भूटान। तीन जो है देशों से इसकी सीमा लगी हुई है। और नीचे ये वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है द अनइवननेस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एनालाइज्ड बाय डिफरेंट क्राइटेरिया। जो जनसंख्या का वितरण है उसमें जो असमानता है, अगर उसका विश्लेषण किया जाता है तो उसके कुछ आधार होते हैं। तो इनमें से कौन सा आधार है आपको ये बताना है। अब इसमें पहला ऑप्शन है हैबिटेबिलिटी, और सेकंड ऑप्शन है स्केल ऑफ कंसंट्रेशन, और थर्ड है हेमिस्फीयर। इन तीनों की बात करें, हैबिटेबिलिटी के अनुसार भी जनसंख्या के वितरण पे प्रभाव पड़ता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। स्केल ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे कुछ जगह जो है बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जैसे कि भारत के अंदर भी आप देखें, भारत के मैप के अंदर ही हम देखें तो भारत के मैप के अंदर जो है, जो आपका जो है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। और तटीय इलाकों में भी, यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत पाई जाती है। तो ये जो है जनसंख्या स्केल ऑफ कंसंट्रेशन भी। और हेमिस्फेयर, अगर हम हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ में नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर होता है। और आप देखें तो सबसे ज्यादा जो महाद्वीप है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। तो जो हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में भी जो है प्रभाव पड़ता है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा इस हिसाब से करेक्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर यही बात की गई है कि जनसंख्या जो है, विश्व की कुछ जनसंख्या जो है, जनसंख्या के 90% भाग जो है किसमें, नॉर्थ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की जब बात करते थे 90% जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में रह रही है। और 10% जनसंख्या कहाँ रह रही है, दक्षिण गोलार्ध में। तो ये जो है आपका गोलार्ध भी जो है इसके अकॉर्डिंग भी जी पॉपुलेशन पे प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या के असमान वितरण के लिए ये भी जो है एक कारक है। 19th क्वेश्चन है हमारा, द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेपल फूड इन इंडिया। जो भारत में जो है जो मुख्य रूप से जो एक इनमें से जो खाद्यान्न है जो बहुत ज्यादा खाया जाता है, उसे सेकंड नंबर पे बताना है आपको। अगर आप देखें इसमें राइस, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं। अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो आप जो है इसमें एक ऑप्शन टिक करने वाले हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है गेहूं, पर गेहूं जो है सबसे ज्यादा खाया जाने वाला, आप बोलेंगे सबसे ज्यादा खाया जाने वाला है। और सेकंड नंबर पे आप बोलेंगे चावल, पर चावल जो है सबसे ज्यादा खाया जाता है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे गेहूं आता है। तो आपका ऑप्शन जो है चावल नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा गेहूं। यहां पर पूछा है सेकंड जो है, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा खाई जाती है इनमें से, तो वो है गेहूं। जो अगर हम देखें गेहूं जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो 24% जो उत्पादन होता है, तथा उत्पादन जो है इसका 36% होता है। इसके लिए क्या 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान चाहिए होता है। कब उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर, जो अभी जो है गेहूं की फसल ही लगाने की तैयारी चल रही है। अगर हम देखें, पंजाब ऐसा राज्य है जो कि प्रति हेक्टेयर जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है गेहूं का। 20th क्वेश्चन है हमारा, द सुनामी एनर्जी फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन। सुनामी का ऊर्जा प्रवाह जो है किस पर निर्भर करता है, इनमें से बताइए किस पर निर्भर करता है। तरंग की ऊंचाई या तरंग की गति।
देखिए जब सुनामी आती है तो उसकी ऊंचाई अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो ये इसकी ऊंचाई भी और इसकी गति भी कितनी तेजी से आ रही है, दोनों ही जो है प्रभावित करती हैं। तो ये यहाँ पे हमारे जो दोनों ऑप्शन होंगे, तरंग की ऊंचाई और तरंग की गति जो है ऊर्जा प्रवाह पर, दोनों पे ही निर्भर करता है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी तेजी से सुनामी आती है। सुनामी जो है ऊंचाई भी है और स्पीड भी, दोनों ही। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।